Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Post-Drift Studies of Class 11 Geography Chapter number 4. So last वीडियो में हमने फोर्सेस पढ़ी थी जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करती हैं। तो वेगनर बोलते हैं कि पोल फ्लीइंग फोर्स प्लस जो टाइडल फोर्स है, इन फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। बट बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने वेगनर की इस बात से एग्री नहीं किया। जो साइंटिस्ट थे, बाकी साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि वेगनर की ये जो बात है कि हाँ कभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े होंगे, इसके साथ हम सहमत करते हैं, इसके साथ हम एग्री होते हैं, बट जो रीजन वेगनर दे रहे हैं उसके साथ हम सहमत नहीं होते। वेगनर जो कह रहे हैं कि ये जो टाइडल फोर्स एंड पोलर फ्लीइंग फोर्स हैं, इनकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इस चीज पे लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो जब लोगों ने इतना विश्वास नहीं दिखाया तो कोई एक्सप्लेन भी तो करेगा इस चीज को कि ठीक है, तुम वेगनर की बात को नकार रहे हो, वेगनर की जो रीजंस हैं उनको आप बोल रहे हो कि दे आर नॉट राइट। तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं? तो अब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बाद और काफी सारी थ्योरीज आई जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करती हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्यों ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो वही जो चर्चा है इस टॉपिक में की गई है कि पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो स्टडीज आई हैं वो क्या है। It is interesting to note that for continental drift, most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora, fauna or deposits like tillite. तो जब हमने एविडेंस पढ़े थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस हैं, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो ज्यादातर जो एविडेंसेस हैं वो किसकी बात करते हैं? वो बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की, कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर काफी सारे सबूत, काफी सारे एविडेंस जो है वो मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरीके से कभी ये कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए होंगे। तो फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं कि कोई कुछ पर्टिकुलर प्लांट के स्पीशीज हैं जो कि आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं, वो दर्शाते हैं कि हो सकता है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिस्से कभी एक साथ जुड़े हों। फौना के कुछ जो फॉसिल्स हैं वो मिले, जैसे हमने लैमूर की बात की थी, लैमूर हो गया, मेसोसॉरस हो गया, तो इनके स्केलेटन्स, इनके जो फॉसिल्स हैं वो मिले जो कि ये इस तरफ इशारा करते हैं कि ये चीजें कभी जुड़ी होंगी। तो ये एविडेंस कहाँ से आ रहे हैं? टिलाइट हो गया, टिलाइट क्या है? डिपॉजिट्स हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मेनली कॉन्टिनेंट के ऊपर हैं। अभी तक जो ज्यादातर एविडेंस हुई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, वो कहाँ से आ रहे हैं? कॉन्टिनेंट के ऊपर से आ रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। A number of discoveries during the post-World War II period added new information to geological literature. अब हुआ क्या कि जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाला टाइम था, मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है 1945 के बाद जो पीरियड है, उसमें क्या हुआ? उसमें काफी सारी डिस्कवरीज की गई, काफी सारी एक्सपीडिशन की गई, मतलब कि जो लोग हैं उन्होंने धरती के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। उसकी वजह से क्या हुआ? काफी इंफॉर्मेशन हमें मिली। Particularly, the information collected from the ocean floor mapping provided new dimensions for the study of distribution of oceans and continents. World War II जो है वो 1939 to 1945 चला था। अब उसके बाद क्या हुआ? काफी सारी एक तरीके से धरती को समझने की कोशिश की गई, काफी सारे जो स्टडीज वगैरह हैं वो हुई। जब ये स्टडीज हुई तो धरती के ऊपर के सरफेस को भी पढ़ा गया एंड धरती के नीचे जो है, मतलब कि एक तरीके से पानी के नीचे जो ओशन फ्लोर है उसको भी पढ़ा गया। तो बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन जो है हमें देखने के लिए मिली, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जियोलॉजिकल लिटरेचर में ऐड हुई इस स्टडी से। एंड स्पेसिफिकली जो ओशन फ्लोर है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन निकल कर आई वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, काफी ज्यादा नई थी। और जो हम स्टडी कर रहे हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, इस चीज में इस ओशन फ्लोर की मैपिंग ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब जब साइंटिस्ट को ये समझ आया कि अच्छा ओशन के अंदर इस तरीके से अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके की चीजें पाई जाती हैं, तो उससे हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा ये जो एक डिस्कशन चल रहा था कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसे समझने में और ज्यादा मदद मिली। तो ओशन फ्लोर जैसा नॉर्मली हमें क्या लगता है, ओशन जो है वो नीचे से एकदम प्लेन होगा, इस तरीके से ओशन फ्लोर जो है ऐसे प्लेन होगा, ऐसा समझते हैं जैसे ऊपर कॉन्टिनेंट है यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे पानी पानी है।
हमें ऐसा लगता है कि नीचे ये जो ओशन बेड है, जो फ्लोर है, वो एकदम प्लेन होगा, बट द थिंग इज कि जिस तरीके से कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने मिलते हैं, कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको पहाड़ देखने मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स में आपको प्लेन देखने मिलते हैं, आपको कहीं पे गड्ढे भी देखने मिलेंगे, कहीं पे उठी हुई चीज भी देखने मिलेगी, कहीं पे प्लेट्यू भी देखने मिलेंगे, आपको कॉन्टिनेंट में वोल्केनो भी देखने मिलते हैं। इसी तरीके के सारे लैंडफॉर्म जो हैं वो ओशन फ्लोर पे भी हैं। एंड जब ओशन फ्लोर को समझा गया तो हमें और अच्छे से समझ आया कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो ओशन फ्लोर की स्टडी से कैसे हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में समझ आया वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। So Arthur Holmes in 1930s discussed the possibility of convection currents operating in the mantle portion. तो 1930s में आर्थर होम्स जो हैं उन्होंने क्या बोला कि जो मेंटल पोर्शन है ना उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि कन्वेक्शन करंट्स चल रहे होंगे। मैंने काफी बार इस चीज को डिस्कस किया है कि कन्वेक्शन करंट्स इस तरीके से होते हैं। अब इनके बारे में हम समझेंगे कि ये है क्या। तो आर्थर होम्स जो है वो ये कहते हैं कि भाई हमें ये तो पता है कि अर्थ के अंदर लेयर्स हैं, देयर आर लेयर्स, कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, देन देयर इज मेंटल एंड बिलो मेंटल देयर इज क्रस्ट। तो मोटे मोटे तौर पे 3 लेयर अर्थ के अंदर हैं। तो आर्थर होम्स कहते हैं कि ये जो मेंटल वाला पोर्शन है ना इसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट्स चल रही हैं। दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। तो ये करंट्स क्यों चल रहे हैं? तो आर्थर होम्स कहते हैं कि यहाँ पे ये जो मेंटल वाला पोर्शन है इसमें है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं इनमें क्या होता है, जब इनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, एक तरीके से जब ये अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, इनमें जब एक्टिविटीज होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से बनता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो मिनरल्स है उनकी मदद से बनता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स काफी ज्यादा क्या होते हैं, इतने ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उनमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो मेंटल वाले पोर्शन में काफी सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। वो क्या हो रहा है, उनका हो रहा है डिसइंटीग्रेशन, डिके हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, एनर्जी हो रही है हीट की फॉर्म में रिलीज। बहुत ज्यादा हीट जो है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से रिलीज हो रही है मेंटल वाले पोर्शन में। होम्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। और होम्स क्या कहते हैं कि ये जो करंट्स है ना वो मेंटल के किसी एक या दो जगह नहीं है, बल्कि पूरे मेंटल में इस तरीके से करंट्स चल रही हैं। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंटेम्परेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, ये जो करंट की बात की होम्स ने कि मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं, ये एक तरीके से कोशिश थी ड्रिफ्ट को समझाने की। कि एल्फ्रेड वेगनर जो है वो जो बता के गए हैं, उन्होंने जो बोला है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से प्रूव करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। क्योंकि वेगनर ने जो रीजन दिया उसको लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था। यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है जो साथ साथ एक समय पे एग्जिस्ट करने वाले जो लोग हैं, जैसे वेगनर के साथ जो उस टाइम पे सेम टाइम पे प्रेजेंट जो दूसरे साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने वेगनर की बात को मना कर दिया। अब यहाँ पे पूरा लिखा है कि डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डिस्कार्ड नहीं की। जो रीजन, जो फोर्सेस दिए थे वेगनर ने कि किन फोर्सेस की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उनको साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड किया था। तो अब सब इस बात पे तो देखो सब बिलीव कर ही रहे थे कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कभी एक साथ हुआ करते थे और अब टूट के अलग हो गए हैं। अब सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस रीजन को ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव किए। वेगनर की बात को तो लोगों ने नकार दिया कि नहीं, ये जो आप टाइडल फोर्स बता रहे हो, पुल फ्लिंग फोर्स बता रहे हो, ये गलत है। तो फिर अब आर्थर होम्स जो हैं वो कोशिश करते हैं इस ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने की। वो कहते हैं कि पूरे मेंटल में ये कन्वेक्शन करंट्स चल रही हैं एंड इनकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव कर रही हैं। अब इसको हम डायग्राम्स की मदद से समझते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे आपने बचपन में आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जैसे आपने क्या किया, पानी उबालने रखा एक बर्तन में,
एंड उसके ऊपर 2 वुडन ब्लॉक्स जो हैं वो रख दिए। अब जैसे ही आप पानी को उबालोगे, पानी जैसे ही उबलना शुरू होगा तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि जो वुडन ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। आपने वुडन ब्लॉक्स रखे एकदम बीच में, दोनों को सटा के रखा, बट थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं ये बर्तन के किनारों में जाने लगेंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है, जिस वजह से ये वुडन ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं। तो होता क्या है कि देखो, जब आप पानी उबालने के लिए रखोगे तो नीचे से स्टोव चल रहा है, जो गैस है वो आग कहां से लग रही है, नीचे से लग रही है। तो सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, इस बर्तन में जो पानी है वो सबसे पहले कहाँ का गर्म होगा, जो नीचे का पानी है, जो नीचे वाले पोर्शन में पानी है वो सबसे पहले गर्म होगा। अब जब भी कोई चीज गर्म होती है तो उसके जो एटम्स हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, इनमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने लगती है और ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, एक्सपेंड करने लगते हैं। तो जब पानी गर्म होगा तो पानी जो है वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा। अब गर्म पानी ऊपर जाएगा तो ये जो ऊपर वाला पानी है उसे ढकेलेगा। ऊपर वाला पानी अभी ठंडा है, तो ये ठंडा पानी जो है क्या होगा, ये नीचे की तरफ आने लगेगा। देखो, हल्की चीज ऊपर जाती है और भारी चीज नीचे आती है। गर्म पानी जो है वो हल्का है, उसकी डेंसिटी कम है, उसमें पार्टिकल्स क्या हो गए, एक दूसरे से दूर होने लग गए। तो गर्म पानी हल्का है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। एंड ऊपर का जो ठंडा पानी है वो भारी है, अभी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो भारी पानी जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट वाटर ऊपर जाएगा एंड कोल्ड वाटर जो है वो नीचे आएगा। अब कोल्ड वाटर नीचे आएगा तो इसको भी आग लगेगी, इसके ऊपर भी हीट आएगी और ये गर्म होने लगेगा। तो फिर से क्या होगा, ये जो पानी नीचे आया था ये वापस, ये वाला जो पानी नीचे आया था अब ये भी गर्म होके ऊपर जाने लगेगा। एंड जो पानी पहले ऊपर गया था अब वो रिलेटिवली या कंपैरेटिवली ठंडा हो गया, तो अब धकेल के ये नीचे आ जाएगा। तो होगा क्या कि कंटिन्यूअसली जो पानी है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को करके भी देख सकते हो, नहीं तो नॉर्मली आप जब भी पानी उबलता देखोगे या चाय बनती हुई देखोगे तो आप देखोगे जैसे चाय पत्ती है, उसमें चाय पत्ती के जो दाने होते हैं वो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सेम चीज हो रही है मेंटल में। मेंटल में क्या है, मेंटल में भी इस तरीके से ये ऊपर क्रस्ट है, ये पतला सा लेयर क्रस्ट का है, दिस इज क्रस्ट। अब उसके बाद है यहाँ पे बीच में मेंटल एंड नीचे है कोर, एंड दिस इज मेंटल। अब हमने जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर है उसमें जब इन तीनों लेयर्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो क्या है, वो लिथोस्फेयर का पार्ट है। मतलब कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का थोड़ा सा जो सॉलिड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। एंड इसके नीचे, लिथोस्फेयर के नीचे क्या है, फिर एक ऐसा लेयर है जो कि सेमी फ्लूइड है। इसमें क्या है, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ इसको, ये वाला जो लेयर है पूरा, ये क्या है, ये एस्थेनोस्फेयर है एंड इसमें रॉक्स जो है वो मॉल्टन फॉर्म में है। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जो कि कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उनमें से हीट लगातार रिलीज हो रही है एंड इसकी वजह से यहाँ वाली जो रॉक्स हैं वो पिघल रही हैं। ये पूरा इस तरीके से सेमी सॉलिड फॉर्म में है। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे लोअर मेंटल है। अब हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जाते हैं, धरती के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, ये तीनों चीजें जो हैं बढ़ती हैं। तो मतलब कि लोअर मेंटल का टेम्परेचर जो है वो एस्थेनोस्फेयर से ज्यादा होगा, बट इसके बावजूद भी जो एस्थेनोस्फेयर में रॉक्स वगैरह हैं वो पिघली हुई हैं। तो वो मतलब डिपेंड करता है ना कि एस्थेनोस्फेयर में किस तरीके का मटेरियल है। जैसे अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उन चीजों का अगर वो बहुत कम है तो वो कम टेम्परेचर पे भी पिघल जाएंगी, बट अगर मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी चीज सॉलिड रहेगी। तो ये चीज जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का मटेरियल है, किस तरीके के प्रेशर में है वो, तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर एस्थेनोस्फेयर है, उसमें क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हीट रिलीज हो रही है एंड यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज जो है वो हो रही हैं, हॉट मोल्टन मैग्मा यहाँ पे बन रहा है। नीचे लोअर मेंटल है, उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा है बट फिर भी वो सॉलिड है। अब होगा क्या कि नीचे से हीट मिल रही है एक तो, क्योंकि नीचे वाला जो लेयर है वो ज्यादा हॉट है। ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा एक तरीके से जैसे बॉम्ब फूटते हैं ना, कुछ उस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो पूरे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं।
इसकी वजह से क्या होगा, नीचे का जो लावा है, नीचे का जो मैग्मा है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। यहाँ नीचे से जो मैग्मा है वो गर्म होकर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर का जो मैग्मा है वो कंपैरेटिवली ठंडा होगा, क्योंकि क्रस्ट वाला जो लेयर है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला जो लेयर है क्रस्ट वाला, वो इसके मेंटल के मतलब एस्थेनोस्फेयर के जो जस्ट उसे टच लेयर है उस पे वो क्या करेगा, उसको थोड़ा ठंडा करेगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले लेयर थोड़ा ठंडा होगा, नीचे वाला एस्थेनोस्फेयर का ये जो लेयर है वो गर्म होगा। तो नीचे वाले लेयर से उठ के जो मैग्मा है वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा एंड यहां से जो कंपैरेटिवली ठंडा मैग्मा है वो उसको धकेल के वो नीचे ले जाएगा। अब ये भी तो देखो ना, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली चीज कहाँ जाएगी, वो धकेल के फिर वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि नीचे की जगह खाली हो गई है, नीचे स्पेस बन गया है। तो इस तरीके से नीचे से हॉट मैग्मा ऊपर जाएगा एंड ऊपर से जो मैग्मा है वो नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा इस तरीके से, इस तरफ भी यही होगा। इसके जस्ट यहाँ से हॉट मैग्मा जो है वो यहाँ से दोनों तरफ से उठ के जा रहा है, उठ के जाएगा तो एक लेफ्ट तरफ मुड़ जाएगा एंड कुछ पार्ट जो है वो राइट तरफ मुड़ जाएगा। एंड राइट तरफ जो मुड़ेगा वो भी सेम काम करेगा, वो ऊपर वाले मैग्मा को नीचे धकेलेगा और इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब पूरे मेंटल में सेम चीज चल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से उठ रहा है एंड नीचे जा रहा है। तो इसकी लाइन कैसे होगी, ये ऊपर जा रहा है इस तरफ से, इस तरह से ये ऊपर जा रहा है एंड फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड यहाँ से नीचे की तरफ जो मैग्मा है वो आ रहा है। तो आप देखो साइकिल बन रही है एक तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल बन रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। अब ये इस तरीके के करंट्स पूरे मेंटल में लगातार चल रही हैं। तो आप ऐसे मानो ये पूरी अर्थ है एंड इसमें मैंने ये तीनों लेयर जो हैं वो बना दिए हैं। ऊपर ये पतला सा लेयर, अब इसको मैं सीधा लिथोस्फेयर कहूंगी, ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का पार्ट थोड़ा सा, ये लिथोस्फेयर है, ये जो है ये मेंटल है। अब मैं इसमें अपर मेंटल लोअर मेंटल कुछ भी अलग नहीं कर रही, ये आपको पता है कि अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, मिडिल मेंटल कह सकते हैं, एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट को मिडिल मेंटल कह सकते हो आप। तो अपर मेंटल जो कि लिथोस्फेयर में मिल जाता है, जो कि लिथोस्फेयर का पार्ट है। मिडिल मेंटल आप ऐसे समझ सकते हो जो एस्थेनोस्फेयर है, एंड देन लोअर मेंटल जो कि सॉलिड मेंटल का पार्ट है। तो ये चीज आपको पता है, बट अभी मैं बस समझाने के लिए क्या करूंगी, एंड ये बीच में कोर। अब मैं मेंटल को पूरे को एक समान ले रही हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको पता चल गया लेयर्स। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेंटल है, अब इसमें क्या है, इस तरीके से पूरे करंट्स चलेंगे पूरे मेंटल में, इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। सिमिलरली एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, ये ऊपर जा रहा है एंड यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि एक तरफ से ऊपर उठ रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो जहां पे नीचे आएंगे वहां दोनों तरफ से ही नीचे आएगा ना, इधर वाला भी नीचे आएगा इधर वाला भी नीचे आएगा। तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर जा रहा है। अब ये वाला क्या है, ऊपर, तो इसके साथ वाला भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया एंड यहां से ये होगा नीचे आएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से इधर से उठेगा एंड इस तरफ को नीचे जाएगा एंड यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ उठेगा साइड से एंड ये नीचे की तरफ जाएगा। तो पूरे मेंटल में इस तरीके से क्या होगा, ये सर्कुलेशंस जो है बन रही हैं। सो इस तरीके से पूरे मेंटल में जो है ये कन्वेक्शंस चलेंगे। अगर मैं इनका थोड़ा सा कलर अलग करूं ताकि अच्छे से समझ आए, जो नीचे की तरफ आएगा वो थोड़ा ठंडा वाला होगा, तो उसको मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ ताकि मतलब आपको अच्छे से समझ आए। ये ब्लू कलर से नीचे वाले, एंड जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको रेड कलर से कर देती हूँ मैं, मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये रेड कलर से, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। अब अभी तक हम अपनी पुरानी क्लासेस में जो भी पढ़ के आ चुके हैं उसमें हमें ये चीज तो समझ आ गई है कि ये जो ऊपर का लिथोस्फेयर है ना, ये कुछ प्लेट्स में बटा हुआ है। तो ये क्या है, ये कुछ प्लेट्स में बटा हुआ है। अब मैं इसको अलग अलग कलर से, अगर मैं प्लेट्स को भी अलग अलग कलर से बना देती हूँ, अलग अलग हाईलाइट से। सो लेट्स से देयर इज अ प्लेट विद येलो कलर, देन देयर इज अनदर प्लेट विद ग्रीन कलर। ये क्या है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, राइट। देयर इज अनदर प्लेट, लेट्स से दैट इज विद पिंक कलर। इनको थोड़ा सा और अलग तरीके से मैं कलर करती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो कुछ इस तरीके से जो लिथोस्फेयर है वो अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है। हर एक जो कलर है वो एक अलग प्लेट को दर्शा रहा है। अब इन प्लेट्स के नीचे क्या हो रहे हैं, कन्वेक्शनल करंट्स चल रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्मा ऊपर जा रहा है एंड फिर वापस से नीचे जा रहा है, ये चीज हो रही है।
अब देखो यहाँ पे ये वाले लेके चलो, येलो एंड ग्रीन के बीच में देखो इनके नीचे कैसा करंट चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ये इस तरीके से दो डायरेक्शन में बट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्योंकि ये जो नीचे का मैग्मा है वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है और फिर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो ये जो ऊपर की प्लेट्स हैं वो भी ऐसे ही मूव करेंगी, एक प्लेट इधर को जाएगी, एक प्लेट इधर को जाएगी। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा कि ये जो येलो वाली प्लेट है वो इस तरफ मूव करेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी एंड ये ग्रीन वाली जो है वो राइट की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? क्योंकि नीचे का जो कन्वेक्शन करंट है वो इसी तरीके से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो येलो वाली प्लेट है वो जब लेफ्ट तरफ मूव करेगी तो वो क्या करेगी, वो इसके नीचे जाने लगेगी। इधर पे ये जो पिंक वाली प्लेट है उसके नीचे जाने लगेगी, वो इधर से दूर जाएगी, ग्रीन से दूर जाएगी और पिंक वाली के अंदर जाने लगेगी। यहाँ पे ये जो येलो वाली है ये ग्रीन वाली से दूर जा रही है। सिमिलरली ये जो ग्रीन वाली है वो भी क्या करेगी, वो येलो वाली से दूर जाएगी एंड वो इधर पे ये जो ब्लू वाली प्लेट है इसके नीचे जाने लगेगी, उसके नीचे जा रही है ये इस तरीके से। यहाँ पे ये येलो वाली नीचे जा रही है इस तरीके से। एंड यहाँ पे पिंक वाली को देखो, अब पिंक वाली की अगर बात करें तो पिंक वाली एंड ऑरेंज वाली के बीच में यहाँ पे जो करंट चल रहा है वो कैसा चल रहा है, इधर पे जो करंट है वो इधर से ऊपर उठ रहा है, इधर से ऊपर उठ रहा है एंड इधर से नीचे जा रही है, ये मैग्मा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस तरीके से येलो वाली जो प्लेट है वो पिंक के अंदर जा रही है, ऐसे ही पिंक वाली जो प्लेट है वो भी क्या करेगी, वो येलो वाली के तरफ मूव करेगी, वो भी इट विल मूव टुवर्ड्स द येलो प्लेट। अब एक प्लेट अगर अंदर जा रही है, अगर येलो वाली अंदर जा रही है तो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, पिंक वाली प्लेट जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पीछे ऑरेंज वाली प्लेट से दूर जा रही है। आई होप कि इट इज नॉट गेटिंग कंफ्यूजिंग फॉर यू। यहाँ से जो पिंक वाली प्लेट है, क्योंकि नीचे का जो मैग्मा है वो इसको उस तरफ धकेल रहा है, तो येलो वाली प्लेट की तरफ ये मूव करेगी और ऑरेंज वाली से दूर जाएगी। एंड ये ऑरेंज वाली प्लेट जो है ये भी दूर जाएगी इधर पे। एंड इनके नीचे का जो करंट अगर आप देखोगे वो किस तरीके से काम कर रहा है, इधर से दूर जा रहा है, इधर से अंदर जा रहा है। इधर से ब्लू कलर का है ना, तो यहाँ पे ये प्लेट को अंदर की तरफ ढकेलेगा, राइट। अब ये अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अब मैं सिर्फ एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ, यहाँ वाला जो हमने सबसे पहले देखा था, इसको समझो आप। अब मैंने पूरी अर्थ का आपको वैसे बना के दिखा दिया, अब यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स हैं, इनको आप समझो। यहाँ पे ये देखो, ये वाली पूरी एक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी। अब मान लो इसके नीचे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं। कन्वेक्शन करंट्स कैसे चल रहे हैं, जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है इधर से एंड फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऊपर की प्लेट को भी ऐसे ही ये मूव कराएंगे। अब मान लो देखो, ये जो करंट्स हैं वो हमेशा से चलते आ रहे हैं, तो पहले मान लो लेट्स से कि ये प्लेट्स थे ही नहीं, मान लो ये प्लेट्स जो है नहीं थी, बट क्या हुआ, नीचे का जो मेंटल है ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये जो मैग्मा है वो आएगा और इस, मान लो ये पूरी एक प्लेट थी इस तरीके से, बीच में इसमें कोई कट नहीं था, बट नीचे का जो मैग्मा है वो कंटिन्यूअसली इस एक प्लेट को धकेल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इस प्लेट में क्रैक आने लग जाएगा एंड ये प्लेट जो है वो बीच से टूट जाएगी और फिर इस टूटी हुई प्लेट का एक हिस्सा जो है वो इस तरफ मूव करने लगेगा और एक इस तरफ मूव करने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं वो क्रिएट हुई होंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, देन ये एक प्लेट है ये वाली एंड ये एक प्लेट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं दूसरा कलर लेके देखती हूँ एक बार, रेड, ये दिखेगा नहीं आई गेस, चलो थोड़ा बहुत दिख रहा है ये। तो ये वाली जो प्लेट्स हैं वो इस तरफ व्हाइट कलर से जो मैंने प्लेट बनाई है उसके अंदर जाएगी, ये वाली जो प्लेट है इसके अंदर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि नीचे का जो मेंटल है वो इस तरीके से इनको ढकेल रहा है। तो इस तरीके से जितने भी ये नीचे कन्वेक्शन करंट्स चल रहे हैं वो ऊपर की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उन पे अपना एक्शन जो है वो दिखाएंगे। कोई प्लेट एक के अंदर जाएगी, कोई कुछ प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं ऐसे, एंड इस पॉइंट पे देखोगे तो प्लेट एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रही है। ये प्लेट इस तरफ है और ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। तो इसी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव कर रही हैं लगातार,
नीचे गए कन्वेक्शन करंट जो है वो चलते जाएंगे, ऊपर की लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है उनको वो मूव करा रहे हैं। जैसे ये वुडन ब्लॉक्स में एग्जांपल देखा था, वुडन ब्लॉक्स जो है वो कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस तरीके से मूव करेंगी। एक और एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे एक और पिक्चर है, हो सकता है इससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये इधर अंदर जा रही है। क्यों इस तरीके से मूव कर रही है? लुक एट द कन्वेक्शन करंट बिलो, वो कैसे मूव कर रहा है? इस तरीके से ऊपर जा रहा है और दो डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो अपने ऊपर वाली प्लेट को मूव कराएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेट्स इस तरीके से कंटिन्यूसली मूव करती रहेंगी। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। So the detailed research of ocean configuration revealed that ocean floor is not just a vast plain but it is full of relief। तो मैंने जो आपको शुरुआत में बताया कि जब ओशन की रिसर्च की गई, जब ओशन में लोगों ने डुबकी लगाई और देखा कि अच्छा ओशन कैसा है, तो पता लगा कि ओशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे प्लेन नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है नीचे, बल्कि इट इज फुल ऑफ रिलीफ। इसमें बहुत सारे रिलीफ हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, कहीं से उठा हुआ है, कहीं से धंसा हुआ है। इस तरीके से ओशन का जो नीचे का सरफेस है वो भी अलग अलग उसमें लैंडफॉर्म्स हैं। Expeditions to map the oceanic floors in the post-World War II period provided a detailed picture of the ocean relief and indicated the existence of submerged mountain ranges as well as deep trenches mostly located closer to the continent margins। तो जब इस तरीके से expeditions की गई, expedition मतलब एक तरीके से जब लोगों ने खोज करनी शुरू की ओशन के नीचे क्या है, तो क्या पता चला कि ओशन में काफी कुछ है। ओशन का जो सरफेस है उसमें बहुत कुछ है। सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस है, मतलब ओशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ हैं ओशन के अंदर। डीप ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस क्या होती हैं? इस तरीके से गहरी प्लेसेस होते हैं, काफी ज्यादा डीप गड्ढे आप समझ सकते हो, इस तरीके से ट्रेंचेस होती हैं। तो ये क्या है? ये ट्रेंच है एक। यहाँ पे यहाँ पे ये सरफेस है, ये सरफेस और बीच में जो वी शेप बन रही है, दिस इज अ ट्रेंच। ये क्यों बनती है, कैसे बनती हैं, इसको भी हम बाद में समझेंगे। तो कॉन्टिनेंट मार्जिन्स के पास, मतलब मान लो ये कॉन्टिनेंट है, ये मान लो ये ओशन का पार्ट है, ये ओशन फ्लोर है लेट्स से, एंड यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं बना रही हूँ कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट है। तो जो कॉन्टिनेंट मार्जिन्स है, ये कॉन्टिनेंट है ऊपर, एंड इधर पे ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे ओशन है। तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स के पास क्या मिल रही है? ट्रेंचेस मिल रही हैं, इस तरीके से डीप ट्रेंचेस हैं। The mid-oceanic ridges were found to be most active in terms of volcanic eruptions। जो mid-oceanic ridges थी, अब ये चीज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि किस तरीके से mid-oceanic ridges हैं। तो ये जो mid-oceanic ridges हैं, मतलब समुद्र के बीच में जो ridges दिख रही हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, उसमें volcanoes बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। volcanoes जो हैं वो एक्टिव हैं। इधर पे लेट्स से यहाँ पे ये ridges हैं। अब इनमें क्या है? इनमें ये पूरा समुद्र के अंदर है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो काफी ज्यादा वॉल्केनिक eruption हो रहा है। द डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट revealed the fact that they are much younger than the continental areas। जब इस तरीके से यहाँ पे सरफेस पे जो रॉक्स वगैरह हैं, ओशन के फ्लोर पे जो रॉक्स हैं, जब उनकी डेटिंग की गई कि वो रॉक्स कितनी पुरानी हैं कितनी नई हैं, तो क्या मिला कि ओशन क्रस्ट की, मतलब ओशन फ्लोर की जो रॉक्स हैं वो काफी ज्यादा नई है अगर हम कंपेयर करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो रॉक्स है वो काफी ज्यादा एज्ड हैं, वो उनकी एज बहुत ज्यादा है, बट ओशन फ्लोर पे जो रॉक्स हैं उनकी एज फिर भी कम है, वो थोड़ी यंगर हैं। रॉक्स on either side of the crest of oceanic ridges and having equidistant locations from the crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constituents and their age। अब ये जो ridges हैं, ये जो ओशनिक रिजेस हैं, इनके जब दोनों साइड देखा गया, मतलब ये जैसे ओशन के अंदर ये पहाड़ से हैं इधर पे, जब इसके दोनों साइड देखा गया, इधर पे भी, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, इक्वी डिस्टेंस पे, ये इक्वल डिस्टेंस पे जब देखा गया, तो क्या मिला कि यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेम है, मतलब जिस चीज से, जिस तरीके के एलिमेंट से वो बनी है वो भी सेम है, प्लस उनकी एज भी सेम है। कि
एग्जाम्पल के तौर पे अगर रिजेस से 10 किलोमीटर इधर जा रहे हैं तो सेम रॉक दिख रही है, फिर 20 किलोमीटर इधर जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर पे सिमिलर रॉक्स दिख रही हैं। तो जैसे जैसे आप इक्वल डिस्टेंस पे जाते जा रहे हैं, दोनों तरफ सिमिलर काइंड ऑफ रॉक्स मिल रही हैं। यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर जिस तरीके की रॉक है, जो उनकी एज है, वैसी ही इसके इस तरफ भी जो 20 किलोमीटर दूर पे जिस तरीके की रॉक्स हैं वो मिल रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से हैरानी कर देने वाली चीज थी कि किस तरीके से इन रिजेस के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे सेम काइंड ऑफ रॉक्स मिल रही हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, वो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है उसमें समझेंगे कि क्यों इस तरीके से जो रॉक्स हैं ओशन फ्लोर पे वो यंग हैं कॉन्टिनेंटल रॉक्स के कंपैरिजन में, एंड क्यों इक्वी डिस्टेंस पे रॉक्स का एज कॉन्स्टेंट सेम नजर आ रहा है। तो इसको हम डिटेल में सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये ओशन फ्लोर है। तो ओशन फ्लोर जो है, जैसा आपको धरती पे रिलीफ फीचर्स वगैरह देखने मिलते हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नदियां तो खैर समुद्र में नहीं दिखेंगी क्योंकि पूरा पानी पानी है, बट स्टिल जैसे वॉल्केनोज हैं, इस तरीके से ये गड्ढे वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपको सरफेस पे देखने मिलती हैं। तो सेम इसी तरीके से ओशन के अंदर भी आपको पहाड़ देखने मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे ये पहाड़ हैं, ये वॉल्केनो हैं, ये इस तरीके से समुद्र के अंदर पहाड़ डूबे हुए हैं। यहाँ पे ये वैलीज हैं, ये ट्रेंचेस हैं, ये देखो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इधर पे कॉन्टिनेंट है और इधर पे ये कॉन्टिनेंट मार्जिन के पास ही क्या दिख रही है, ट्रेंच दिख रही हैं। ट्रेंचेस के बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसमें समझेंगे कि ये ट्रेंचेस कैसे बनती हैं। तो मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे के अंदर जाती हैं तो उस टाइम पे जैसे ये ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जा रही है, इस तरीके से ये ओशनिक प्लेट है ऐसे, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये ओशनिक प्लेट। तो ये ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंट के अंदर जा रही है। तो बीच में ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या है, ये अगर मैं आपको ब्लू कलर से दिखाऊं, ये वाला जो ये पूरा जो रिलीफ बना इसको हम बोलेंगे ट्रेंच। तो यहाँ पे ये ट्रेंच है। तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, यहाँ पे वॉल्केनो है, पहाड़ है, काफी कुछ जो है इसमें नजर आ रहा है। ये बीच में मिड ओशनिक रिजेस हैं, ये देखोगे आप इस तरीके से ये जो लहर लहर नजर आ रही है ये मिड ओशनिक रिजेस हैं। बीच में रिफ्ट है, मतलब टूट रही है ये प्लेट एक दूसरे से, इस तरीके से दूर जा रही है। ये प्लेट क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। नीचे से लावा निकलेगा, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज नजर आएंगी। तो ओशन फ्लोर पे भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि हमें समझने में मदद करती हैं कि आखिरकार ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्यों मूव कर रही हैं। तो आई होप कि आपको अभी ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से अभी ये जो ओशन फ्लोर वाला टॉपिक है इसमें आपको ये समझना है, ये वाला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि हाँ ओशन फ्लोर के अंदर बहुत कुछ है। ओशन फ्लोर जो है वो एकदम प्लेन सरफेस नहीं है, उस पे पहाड़ हैं, उस पे वॉल्केनोज हैं, रिजेस हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड ऊपर फिर हमने ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी, आई होप कि ये भी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी कि कंटिन्यूअसली मेंटल में कन्वेक्शनल करंट जो है वो चलते जा रहे हैं जिनकी वजह से ऊपर की प्लेट्स मूव कर रही हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स की मदद से आपको जो टेक्टोनिक प्लेट्स वाली थ्योरी है वो और अच्छे से समझ आएंगी कि क्या हो रहा है, किस तरीके से ये प्लेट्स मूव कर रही हैं।